So in the last class, what we were discussing is to finding the limits. Okay. सबसे पहले हमने देखा था what is the meaning of limit. सो कंसेप्ट समझने के लिए हमने दो तरीके से मीन लिमिट्स निकालना पढ़ाया था. एक तो टेबल बना के, दूसरा ग्राफ में दे के. बट दोनों मेथड हमें हमेशा हमेशा के नहीं काम करना बहुत मुश्किल है उसमें से, क्योंकि टेबल बनाना मतलब फंक्शन का वैल्यू निकालना एट एवरी पॉइंट वेरी डिफिकल्ट. एंड ग्राफ करने के लिए तो हमारे पास ग्राफिंग कैलकुलेटर वगैरह नहीं है. इसलिए डिफरेंट सम जनरल टेक्निक आपको पढ़ा रहे थे. दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, दैट इज द फर्स्ट मेथड. सिंपल मेथड, सब्स्टिट्यूट करना, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लिमिट का वैल्यू मिल जाएगा. कभी आपको ऐसे करना पड़ता है कि सब्स्टिट्यूट करने के टाइम 0/0 आएगा, सो फैक्टराइज करना पड़ेगा. कभी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कभी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. Then we have seen algebraic limit in the last class, algebraic limit. Now there is some trigonometric limit. So trigonometric limit बोलने के पहले, so these are the trigonometric limits already इधर मैंने लिखा है, but तो उसमें आने के पहले I just want, these are the two limits, trigonometric limits. So you can see that x goes to 0, x 0 में जाएंगे तो this is very 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 important limit, sin x by x. So sin 0 is 0, x is 0, so आपको 0/0 ही मिलेगा. But this is standard limit, and this limit is actually limit of sin x by x as x goes to 0 is 1. Similarly इधर और सब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो 1 माइनस cos 0, x goes to 0, x का वैल्यू 0 को अप्रोच कर रहे. So x goes to 0, so cos 0 is 1, so 1 minus 1 ऊपर 0 आएगा, डिवाइडेड बाय 0/0, डिवाइडेड बाय 0, x goes to 0 0 0/0. दोनों केस में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो 0/0 आएगा. बट दिस इज स्टैंडर्ड लिमिट, उसका प्रूफ है, बट प्रूफ हमें पढ़ाई करने के लिए नहीं है. सो दीज टू लिमिट्स इज इक्वल टू 1. सो फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस एक्चुअली these two theorems, but ये theorem का भी प्रूफ आपको पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं. ये तो हमने शुरू किया था लास्ट क्लास में. देखो, टू फंक्शन, सिंपल वे बोलेंगे तो टू फंक्शन, जैसे एक मिनट है, टू फंक्शन f of x is always less than or equal to g of x. So मैंने बोला ऐसे f of x is less than or equal to g of x, मतलब मान लीजिए this is your graph of g of x. f of x is less than g of x मतलब इतना है कि f of x का ग्राफ इसके नीचे ही आएगा, कभी जाके उसको टच करते होगा नहीं है तो कभी उसको क्रॉस नहीं करेगा. अंडरस्टूड? दैट इज द मीनिंग ऑफ f of x लेस देन और इक्वल टू g of x. f of x का ग्राफ हमेशा g of x का ग्राफ के नीचे ही होगा, कभी कभी उसको टच कर दोनों के वैल्यू सेम भी हो सकते हैं. गॉट इट? अंडरस्टूड? यस सर. या. एंड व्हाट इट सेज इज, सो उसका मतलब ये है कि जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल इधर, जैसे इधर, ओके, ये एक पॉइंट से 0.1. सो 0.1 में आप फंक्शन का वैल्यू देखेंगे तो यू कैन सी द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दिस इज द वैल्यू ऑफ, this is the value of the function, correct? Function value, right? f of p1 में फंक्शन का वैल्यू वही है, इधर है. अभी वही पॉइंट में in the same point you can see the value of g. this is, देखो, this is the value of p1 में फंक्शन का वैल्यू देखो, p1 में this is the value of the function f, this is the value of g. you can see that g का वैल्यू f का वैल्यू से ज्यादा है और f का वैल्यू g का वैल्यू से लेस है. दैट इज द मीनिंग ऑफ f of x is less than or equal to g of x. f of x का वैल्यू हमेशा g of x का वैल्यू से नीचे ही होगा, नहीं है तो जिसका ग्राफ ऊपर है उसका वैल्यू ज्यादा ही होगा ना, करेक्ट? जिसका ग्राफ यस सर. ऊपर है उसका वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि ये देखो इधर पॉइंट p1 में देखेंगे तो इधर दिस इज द वैल्यू ऑफ f फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द वैल्यू ऑफ g. सो ऊपर ऊपर जाएंगे तो y वैल्यू में, y एक्सिस में जब ऊपर जाएगा वैल्यू बड़ा होके जा रहे. सो जिसका ग्राफ नीचे है उसका वैल्यू लेस है. सो f of x इज लेस देन और इक्वल टू g of x. ऐसे हमेशा आते हैं क्या? ऐसे कुछ नहीं.
हमेशा एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स से लेस, कोई भी दो फंक्शन लेंगे तो एक फंक्शन का ग्राफ हमेशा दूसरा फंक्शन का नीचे आते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसे कुछ नहीं, बट इन दिस पर्टिकुलर केस ऐसे आ रहे हैं तो ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। ग्राफ कैन बी ऑफ एनी शेप, ऐसे नहीं, कभी एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ज्यादा होता है, कभी जी ऑफ एक्स का वैल्यू ज्यादा होते हैं, और बट ऊपर नीचे हो सकते, बट ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं। एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जी ऑफ एक्स का वैल्यू से लेस है तो तभी बात कर रहे हैं। देन एंड दोनों फंक्शन का लिमिट एक पर्टिकुलर पॉइंट में देखो, कोई भी पॉइंट आप इधर मान लीजिए, दिस वाज योर पॉइंट ए, दिस इज योर पॉइंट ए, मान लीजिए दिस इज योर पॉइंट ए, और यू कैन जस्ट कॉल इट एज a1। दोनों का लिमिट एक्सिस हो रहा है ना, दोनों का दिस दिस इज द, ओके इधर हम वैल्यू देंगे, यू कैन से b1 that is the limit of f of x, b2 that is the limit of g of x, करेक्ट। a1 में फर्स्ट फंक्शन किधर जा रहे हैं? b1 में जा रहे हैं। सेकंड फंक्शन किधर जा रहे हैं? b2 में जा रहे हैं, एंड यू कैन सी दैट b1 इज लेस देन b2। अभी दूसरे कोई भी एक पॉइंट ले लो इधर, ओके ये दिस इज से सम a2, a2 में देखो, a2 में हियर f का वैल्यू इधर आ रहा है, देखो इधर इधर आ रहा है, g का वैल्यू इधर देखो। सो मैं सफाई से उसका नाम दे दिया c1 एंड c2। a2 में f कौन सा पॉइंट में जा रहा है? f जा रहा है c1 में, g जा रहा है c2 में, सो यू कैन सी दैट c1 इज लेस देन c2, c1 इज लेस देन c2, करेक्ट। यस सर। तो हमेशा जब इधर देखेंगे तो दोनों का वैल्यू क्या हो रहे हैं? सेम हो रहे हैं, एट पर्टिकुलर ए में दोनों का वैल्यू सेम है। सो हमेशा इफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स है तो हमेशा एफ ऑफ एक्स का लिमिट जी ऑफ एक्स का लिमिट से लेस होगा, दैट इज दैट थ्योरम सेज। ओके, मींस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जी ऑफ एक्स का वैल्यू से लेस है तो एफ ऑफ एक्स का लिमिट जी ऑफ एक्स का लिमिट से लेस होगा। गॉट इट? यस सर। Yeah, that is the meaning of the first theorem. If f of x is smaller than g of x, then एक particular point में x approaches to a, इधर भी x approaches to, अलग अलग point नहीं, same point, whenever that approaches to a particular point, if f of x is less than or equal to g of x, f of x का limit always less than or at the most equal to g of x, उससे जी ऑफ एक्स का लिमिट से ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स। गॉट इट? दैट इज द फर्स्ट थ्योरम। सेकंड थ्योरम, इट इज अ इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसका भी प्रूफ आपको पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं, यू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इट सेज, दैट्स ऑल। इट इज नोन एज सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम मतलब आपने सैंडविच देखा है, नहीं तो बर्गर देखा होगा, है ना। सैंडविच मतलब क्या है? दो ब्रेड के बीच में क्या रखा, वेजिटेबल्स वाला रखते हैं, उसको बोलते हैं ना सैंडविच, करेक्ट। आपने कभी सैंडविच सैंडविच देखा नहीं है क्या? कभी बर्गर देखा है क्या? बर्गर तो उसमें से क्या है, दो ब्रेड के बीच में क्या रखते हैं? वेजिटेबल्स वगैरह रखते हैं, नहीं तो कटलेट रखते हैं, नहीं तो कुछ और ककड़ी, वेजिटेबल, सलाद, कुकुम्बर सब उसके बीच में रखते हैं, उसको बोलते हैं सैंडविच ना। तो वैसे वाले एक सिचुएशन देखो, थ्री फंक्शन एफ जी एक्स, उस फंक्शन का स्पेशलिटी देखो, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एच ऑफ एक्स, दैट मींस एफ ऑफ एक्स इज, सबसे नीचे किसका ग्राफ आएगा? एफ ऑफ एक्स का, उसके ऊपर जी ऑफ एक्स का, उसके ऊपर एच ऑफ एक्स का। क्लियर? अंडरस्टूड? that is the meaning of this, f of x less than or equal to g of x less than or equal to h of x. okay, so f of x सबसे स्मॉलेस्ट, so उसका ग्राफ सबसे नीचे आएगा। ऐसे एक ही पॉइंट में टच होना करके नहीं, इट कैन बी टच एनी, जैसे मान लीजिए दिस इज योर एफ ऑफ एक्स, जियो नहीं तो पहले एच ऑफ एक्स ड्रॉ करता, मे बी दिस इज योर एच ऑफ एक्स,
देन जी ऑफ एक्स उसका नीचे आएगा, कभी हो सकता है टच हो सकते, देन नीचे आ गया और इधर टच हो गया और टच हो गया, ऐसे दिस में भी जी ऑफ एक्स एंड दिस इज एफ ऑफ एक्स. अंडरस्टूड. ओनली थिंग इज सबसे ऊपर एच ऑफ एक्स का ग्राफ होगा, उसके ऊपर किसी का नहीं जाएगा, क्योंकि दिस इज द सिचुएशन एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एच ऑफ एक्स. Then green one is g of x. You can see that it is always lies below h of x. That means g of x is always less than h of x. Maybe at some point they are touching also, some point they are equal also. Then f of x, देखो f of x पूरा g of x के अंडर आ रहे हैं, so कभी कभी वो टच भी कर रहे, इक्वल भी हो रहे, बट इट इज कमिंग अंडर दैट. सो दिस इज अ सिचुएशन. गॉट इट. सो इधर एक पर्टिकुलर सिचुएशन दिया है, बट दिस इज द एक्चुअल सिचुएशन. एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू एच ऑफ एक्स. सबसे नीचे एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, उसके ऊपर जी ऑफ एक्स का ग्राफ, उसके ऊपर एच ऑफ एक्स का ग्राफ. दिस इज द सिचुएशन. अभी एक पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसे है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला सेंटेंस देख लेना. कोई एक रियल नंबर ये, सो कोई तो एक रियल नंबर ये के लिए आपका सबसे ऊपर का लिमिट, एक मिनट इधर, सबसे ऊपर का लिमिट एंड सबसे नीचे का लिमिट दोनों एल को जा रहे. दिस पॉइंट इज ए सम एल. बीच के बारे में हमने कुछ बोला नहीं, बीच का फंक्शन के बारे में कुछ बोला नहीं. as x is approaching to a, when x is approaching to a, h of x is going to l and f of x means सबसे नीचे वाला ग्राफ एंड सबसे ऊपर वाला ग्राफ दोनों एक पर्टिकुलर वैल्यू में x गोज टू ए, x a को जब अप्रोच करते टाइम दोनों f of x भी l को अप्रोच कर रहे, h of x भी l को अप्रोच कर रहे. so then g of x will approach where? Can you tell? Can you tell me? एक पर्टिकुलर फंक्शन में, जैसे सपोज ये पॉइंट ए में, यू कैन सी दैट h of x is getting closer and closer to this l. f of x is also getting closer and closer to this l. Correct? Hello? Yes sir. आया सिचुएशन समझ में? देखो ये मैं एक f of x ड्रॉ करता हूँ पहले. ओके, दिस इज योर f of x, h of x. एक मिनट. This is your h of x. So in this case, this is a number. So this is your a. So when x a को approach कर रहे, what I am saying is this is approaching to a particular number. Say this number is say some l. Got it? Did you understand what I said? Yes sir. When x is approaching to a, this is what I said. When x is approaching to a, x values are getting closer and closer to a. Right, लेफ्ट साइड से होगा और राइट साइड से होगा. दिस h of x का वैल्यू अप्रोच कर रहे l को. ओके, नाउ इन द सेम वे दे आर टेलिंग योर फंक्शन f of x, सबसे नीचे का फंक्शन. सो उसका ग्राफ कैसे भी होने दो, ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, बट वो भी ऐसे जाएगा ना. जब x को अप्रोच करेगा, उन्होंने क्या बोला, उसका लिमिट भी किधर जा रहे, l को जा रहे. So it will approach L. There is no other way because it has to go. That is limit. उसके बाद कैसे भी जाने तो हमें कुछ आइडिया नहीं. जैसे okay, this is f of x. This is what they said. That means when you are approaching a, your सबसे bottom function f of x, that means left hand, सबसे left hand most function f of x is approaching to that particular L. ऊपर वाला right सबसे right वाला h of सबसे ऊपर वाला वो भी L को approach कर रहे. This is situation. अभी हमें पता है g of x is the third function.
जी ऑफ एक्स किधर आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा था ना, जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स से बड़ा नहीं है बट एफ ऑफ एक्स से छोटा भी नहीं, मीन्स इट इज जी ऑफ एक्स इज मोर देन एफ ऑफ एक्स एंड लेस देन एच ऑफ एक्स, करेक्ट। Yes, तो sir. इसका ग्राफ इन दोनों के बीच में आएगा, सो बीच में आ गया, सो ग्राफ में भी ऐसे 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 होगा। बट जब ए को अप्रोच करेगा क्या करना पड़ेगा उनको, एल को अप्रोच करना ही पड़ेगा ना, isn't it? Yes, sir. क्योंकि इट कैनॉट गो एबो एल, एबो एच ऑफ एक्स के एबो जाएगा, क्योंकि इट लाइज बिटवीन एफ ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स, सो एफ ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स के ऊपर नहीं जा सकते हैं एंड एफ ऑफ एक्स के नीचे भी नहीं आ सकते हैं, बिकॉज इट इज लाइज बिटवीन एफ ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स, G of X. g of x is between f and h, so it cannot go above h, it cannot go below f, so उसके पास दूसरा कुछ ऑप्शन ही नहीं, किधर जाएगा वो भी किधर अप्रोच करेगा, L. एल को भी अप्रोच करेगा, बट बिकॉज उनके पास दूसरे कुछ ऑप्शन नहीं, बिकॉज इट लाइज बिटवीन एच एंड एफ, बहुत एच एंड एफ एल को जा रहे हैं तो उनको भी जाना पड़ेगा, so उस उधर होने के बाद इधर आके कैसे भी हो सकते, अंडरस्टूड। बट इफ ए में or near to A, when x values are approaching to A, if H and F, if they are approaching to L, then pakka that middle one G should also approach to L. Understood? Yes, sir. Yeah, because it is sandwiched. Actually, G of x is sandwiched between F and H. That is why the reason. That is why it is known as sandwich theorem. Okay, so this is one important theorem. तो these are two, इसका प्रूफ और है कुछ नहीं, आपको समझना चाहिए। अभी what I want to tell you is, look at this, sin x by x is always lies between cos x and 1, sin x by x का वैल्यू हमेशा cos x and 1 के बीच में ही होगा, cos x less than sin x by x less than 1। आप पूछेंगे सर आपको किधर से मिला ये रिजल्ट, इसका प्रूफ आपका टेक्स्ट बुक में दिया है, यू कैन गो थ्रू इट एंड यू कैन अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। राइट नाउ हियर हमें वो प्रूफ नहीं चाहिए, इसका प्रूफ दिया है, ऐसे हवा से उठ के नहीं लिखा है, क्लियर कट प्रूफ इज देयर, sin x by x is always lies between cos x and 1, like that the proof is there। okay, और एटलीस्ट बिटवीन 0 एंड पाई, 0 एंड 90 के बीच में, 0 एंड 90 के बीच में, नहीं तो 0 एंड माइनस 90, 0 एंड 90 के बीच में हमेशा sin x by x का वैल्यू cos x एंड 1 के बीच में है। ओके, नाउ इसका प्रूफ टेक्स्ट बुक में है, आप देख लेना। अभी देखो, this situation is like the sandwich theorem, you can see that this is something like, okay, I will write below, this is something like f of x less than or equal to g of x less than or equal to h of x, okay, f of x less than or equal to g of x less than or equal to h of x, correct, and n function limit of cos x as x approaches to 0 क्या है, लिमिट ऑफ cos x as x approaches to 0, क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, cos 0, what is cos 0, it is 1, isn't it? Yes, sir. Yeah, now right hand देखो, they say limit of 1 as x approaches to 0, किधर जा रहे, limit of a constant, what is limit of a constant, Constant. कांस्टेंट, सो x 0 में जा रहे, 1 किधर जा रहे, x 0 में जाओ किधर भी जाओ, 1 is always 1, so you can see that this left hand wala function is approaching 1, right hand is also approaching 1 as x approaches to 0, as x approaches to 0, so sin x by x also will approach where, 1, that is a sandwich theorem na,
ऊपर वाला फंक्शन एल को अप्रोच कर रहे, सबसे नीचे वाला फंक्शन भी एल को अप्रोच कर रहे, सो मिडिल वाला फंक्शन शुड अप्रोच टू एल. सो इधर साइन एक्स बाई एक्स लाइज बिटवीन कॉस एक्स एंड 1. जब x 0 को अप्रोच कर रहे, cos x is going to 1, 1 is going to 1, so that means लेफ्ट ऊपर वाला फंक्शन and नीचे वाला function is always approaching to 1, so middle वाला function will also approaches to 1 as x approaches to 0. Understood? Yes, sir. Yeah. So that is that. डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो sin x by x, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो 0 by 0 आएगा, बट दिस इज स्टैंडर्ड रिजल्ट नाउ. सो इसका प्रूफ हमें इधर सैंडविच थ्योरम यूज करके मिला. सो ये आइडेंटिटी, ये इनइक्वालिटी सही है, cos x लेस देन sin x by x लेस देन 1, इसका प्रूफ है. सो sin x by x always lies between cos x and 1, and cos x and 1 goes to 1 as x goes to 0. So sin x by x के लिए दूसरा कुछ ऑप्शन है, it should also goes to 1 as x goes to 0. That is why by sandwich theorem limit of sin x by x as x goes to 0 is 1. Yes, sir. Okay. आया समझ में? Yes, sir. Okay. So look at this second question. Limit of 1 minus cos x by x. Limit 1 minus cos x by x as x goes to 0. अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो 1 minus cos 0 is 1 because cos 0 is 1. So 1 minus 1 by 0, that is you will get 0 by 0. So you cannot apply direct substitution. Yes, sir. Yeah. So now उसका मतलब ऐसे नहीं 0 by 0 आ गए तो डायरेक्ट उसके लिमिट नहीं है करके नहीं, तो हम फेल हो गया लिमिट निकालने के लिए, हमारा जो टेक्निक सूट नहीं था. ठीक है. सो अभी इसके लिए हमारे पास जो रिजल्ट, मैंने आपको बोला था रिजल्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक cos 2x का रिजल्ट आपने तीन रिजल्ट, एक तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, Sin square. दूसरा 2 1 cos minus स्क्वायर x माइनस 1, 1 माइनस 2 twice sin of sin square x. राइट. ऐसे 3 रिजल्ट आपने पढ़ाई किया, और tan में भी है रिजल्ट, ये सब रिजल्ट आपको याद रखना. तो इसमें से दूसरा वाला रिजल्ट यूज करेंगे तो देखो तीसरा cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x. सो अभी उसका जो एंगल हाफ करेंगे तो 1 माइनस cos x 2x को एंगल हाफ किया cos x. सो मैंने बोला था इट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, इधर भी एंगल हाफ करना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x by 2. X by 2. सो इसमें से और इधर राइट साइड में आएंगे तो उसमें से आपको मिलेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 Cos x. या 1 माइनस कॉस एक्स. सो 1 Yes, माइनस sir. कॉस एक्स के जगह आप लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 Sin square x. डिवाइडेड बाई एक्स, इधर लिमिट एक्स गोज टू 0. ठीक है. सो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज लिमिट साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स बाई 2. ये 2 को मैंने डिनोमिनेटर में लेके आया, सो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में जाएगा ना. Yes, sir. नहीं है तो आप वो ये नहीं हो रहे तो आप क्या कर देना, इधर 2 से डिवाइड कर देना, बट उसको कैंसिल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देना. इसलिए 2 2 to से cancel. डिवाइड कर रहे हैं कि दिस एंगल के जगह x बाई 2 था, वही हमें नीचे भी चाहिए ये रिजल्ट अप्लाई करना है. तो देखो साइन x, जो भी साइन का एंगल आएगा वो हमें डिनोमिनेटर में भी चाहिए साइन x बाई एक्स. सो ये रिजल्ट अप्लाई करना है, तो इसलिए मैं उसको इधर x बाई 2 था इसलिए नीचे भी x बाई 2 लिखा. तो ये ये x बाई 2 उधर नहीं था, सो क्या होगा, वो 2 कट हो जाएगा. सो दैट मीन्स आपको ऐसे मिलेगा लिमिट x गोज टू 0 साइन स्क्वायर x बाई 2 बाई x बाई 2. सो दिस इज इक्वल्स लिमिट x goes to 0 sin x by 2 by x by 2 into
साइन एक्स बाई टू, मैंने ऐसे लिखा क्योंकि इधर रिजल्ट में कुछ साइन स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं, सो मैंने साइन एक्स बाई टू बाई एक्स बाई टू, बिकॉज साइन स्क्वायर को मैंने साइन इंटू साइन लिखा. ओके, यस नाउ सर. अभी लिमिट इधर भी आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आपको 0/0 ही मिलेगा, बट अभी इट इज you can, it's a product of function. This is f of x into, it is something like f of x into g of x, f of x Yes. into g of x. So limit of a product is the product of the limit. So ऐसे आप लिख सकते हैं limit x goes to 0 sin x by 2 divided by x by 2 into limit x goes to 0 sin x by 2. Okay, limit of a product is the product of their limits. बट आप इधर देख लेना वो रिजल्ट में जो साइन ऑफ जो एंगल आ रहे वही एंगल नीचे आना चाहिए एंड वही चीज जीरो का अप्रोच होना चाहिए. ठीक है, एंगल के जगह जो आ रहे वही चीज डिनोमिनेटर में आना चाहिए एंड द सेम थिंग गोज टू जीरो, तभी हम बोल सकते हैं दैट रिजल्ट दिस इज इक्वल टू 1. ओके, एंड नाउ हमें पता है एक्स जीरो को अप्रोच कर रहे हैं तो एक्स बाई टू ऑल्सो किधर जाएगा, जीरो को ही जाएगा ना. x is approaching to 0, as x is Yes approaching sir. to 0 तो x का हाफ भी किधर जाएगा, 0 को जाएगा. 0. सो आप इधर x बाई टू लिखेंगे तो उसमें से कोई गलती नहीं है, क्योंकि x 0 को जाएंगे तो x बाई टू विल ऑल्सो गोज टू 0. ओके, एंड नाउ आप देखेंगे तो अब इधर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो 0/0 आएगा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं. अभी हम ये स्टैंडर्ड लिमिट हो गया, दिस इज स्टैंडर्ड लिमिट, इट इज ऑफ द फॉर्म लिमिट an angle goes to 0, sine of that angle divided by the same angle. Limit x tends to 0 or theta tends to 0, sin theta by theta form. Got it? उसका वैल्यू कितना है? That will be equal to 1, right? Because that is your standard result. Limit an angle goes to 0, sine of that angle divided by that angle itself, sin theta by theta. This is equal to 1. That's the standard result, standard trigonometric limit. So limit sin theta by theta, sin x by 2 by x by 2, as theta goes to 0, x by 2 goes to 0, that value is 1. That is the standard limit. Into अभी x 0 दे दो, x 0 दे देंगे तो क्या हो जाएगा, sin 0, isn't it? 0 by 2, 0 by 2 is 0, so sin 0. So 1 into sin 0, 1 into sin 0 is 0. That is, it is equal to 0. Understood? Yes sir. Yeah. So these are two. Sir, इधर sin square x by 2 divided by x by 2 की जगह हम उसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं ना, बाद में चेन रूल लगा देंगे. नहीं, वो डिफरेंशिएटिंग का वो क्या है, एल हॉस्पिटल रूल वाला है, तो आपको अभी आपका इस साल सिलेबस में वाला कुछ नहीं, वो बाद में नेक्स्ट ईयर हम देखेंगे. नहीं सर, चेन रूल लगा सकते हैं ना उसमें. इधर डिफरेंशिएशन नहीं है ना, दिस इज फाइंडिंग लिमिट, डेरिवेटिव इज अ डिफरेंट थिंग. Chain rule is in differentiation. When you find the derivative, that is chain rule. Here we are not finding the derivative, we are finding the limit. Okay sir. Do you understand? Chain rule we can use in finding the derivative. Derivative is a different concept. Derivative मतलब slope of the tangent, that is a different concept. This limit is a different concept. लिमिट मतलब व्हेन x का वैल्यू एक पर्टिकुलर नंबर में जाएगा तो फंक्शन का वैल्यू कौन सा पॉइंट में जा रहे, दैट इज लिमिट, लिमिट ऑफ ए फंक्शन. ओके, डेरिवेटिव इज Yes sir. एंटायरली डिफरेंट कंसेप्ट. ओके, Yes sir. या, so these are very 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 important result. One is trigonometric limit, one is limit of sin x by x as x goes to 0 is 1. Another one is limit of 1 minus cos x by x as x goes to 0 is 0. Okay, yeah, so that's a proof.
Now if you want I can show you the graph also, and tomorrow we will do the now itna hi hai limits ka limit nikalne ka technique, and one more technique is there, that is the most general technique that I will teach you later. Hmm? Now we will practice problems. Okay, we will practice problems. Then there is one general method is there, that also I will show you in the coming classes. So but tomorrow we will, now we are capable of doing the exercise question. Now we are going to do practice questions to find the limit. Okay, ये सबसे important chapter है, इसमें से based है आपका next year का पूरा syllabus, आधा syllabus. So I will show you this also, sin x by x graph में भी आपको दिखा सकते हैं. I'm going to show you sin x divided by x. Look at the graph. Sin x by x. This is the graph of sin x by x. Can you see? Yes, sir. Yeah. Look, when you are approaching zero, आप जब जीरो को अप्रोच कर रहे, दिस इज जीरो. आप जब जीरो को अप्रोच कर रहे, किधर आपका फंक्शन जा रहे? देखो फंक्शन कौन सा पॉइंट में जा रहे, फंक्शन कौन सा वैल्यू में जा रहे? वन को जा रहे हैं ना, बिकॉज सी द ग्राफ इज अप्रोचिंग टू वन. लेफ्ट साइड से भी देखो किधर अप्रोच कर रहे हैं, वन को अप्रोच कर रहे हैं. सो साइन एक्स, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स बाई एक्स. देखो साइन एक्स बाई एक्स. तो ये तो आप ग्राफ बिना ग्राफिंग कैलकुलेटर आप ग्राफ नहीं कर सकते. ठीक है, सो दैट्स ऑल यू कैन सी दैट दिस इज द ग्राफ. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स. सी द ग्राफ. देखो ये तो हाथ से ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है, ग्राफिक कैलकुलेटर में देखा. सो आज एक्स गोस टू जीरो, जीरो में जा रहे, यू कैन सी द फंक्शन इज गोइंग टू वन. सिमिलरली द वन माइनस कॉस एक्स बाई एक्स, वो भी देखता हूँ मैं, टाइम है तो. कॉस एक्स डिवाइडेड बाई, नहीं देखो दिस इज वन माइनस कॉस एक्स बाई एक्स का ग्राफ. देखो सो जीरो को जा रहे, किधर जा रहे फंक्शन? जीरो में जा रहे ना फंक्शन भी. देखो when x is approaching to zero, function value is approaching to zero. Clear? 1 minus cos x by x. Yeah. So from the graph we can easily understand. This is the graph of 1 minus cos x by x. We can see that when x is approaching to zero, function is also approaching to zero. That is why the limit is zero there.